हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम कलम से क्रांति। चलिए साथियों, हम लोग नेपाल पढ़ रहे थे, नेपाल को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने नेपाल के विषय में लगभग जो मेन उसका एक हेडिंग शुरुआत की होती है वो सब पढ़ ली थी। अब ये कुछ जो लास्ट के होते हैं ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले नेपाल की नृत्य, ये कुछ टॉपिक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर भारत के पड़ोसी देशों में पूछे जाते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो नेपाल एक दिन का है, पढ़ने के लिए तो भारत के पड़ोसी देश भी एक दिन के, एक दिन में आप चाहे तो पढ़ लें पढ़ने के लिए। लेकिन अगर ये कि कोई भी क्वेश्चन एक बार आए और वो बाहर ना जाए तो फिर उसको आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका कार्तिक नृत्य। एक डांस होता है कार्तिक माह में जिसका नाम है कार्तिक नाच। ये नेपाल के कुछ प्रमुख डांस हैं। तो एक हो जाता है यहाँ पर कार्तिक। कार्तिक ये कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर का महीना होता है जिसमें दीपावली पड़ती है, तो उसी के नाम पर एक डांस है। फिर आ जाता है सती, जिसको हम लोग सकेवा भी कह देते हैं या इसको सकेला नाच भी कह दिया जाता है। ये वैशाख पूर्णिमा के मौके पर किया जाता है। जो वैशाख पूर्णिमा का महीना आता है ना, तो उस मौके पर यह डांस किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के मौके पर, वैशाख पूर्णिमा के मौके पर ये दो कम्युनिटी होती है, एक राय कम्युनिटी और एक भैया किरत कम्युनिटी। तो राय और किरत ये दो समुदाय होते हैं, इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है वैशाख पूर्णिमा के मौके पर। राय और किरत के द्वारा वैशाख पूर्णिमा के मौके पर, जिसको सकेला नाच भी कह देते हैं। जिसको सकेला, ऐसे नेपाल में घूमने जाओ तो अकेले मत जाओ, सकेला अकेला ऐसे याद कर लेना। कार्तिक नाच, सकेला नाच। फिर आ जाता है समा चकेवा नाच। समा चकेवा नृत्य भी कह सकते हैं, समा चकेवा डांस भी कह सकते हैं। यहां डांस को नेपाली भाषा में नाच कह देते हैं। तो कार्तिक हो गया, सकेला हो गया, कार्तिक डांस हो गया, समा चकेवा हो गया, समा चकेवा के साथ ही चकेवा, अकेला, ये कुछ नृत्य। तो यहां पर कभी कभी समुदाय भी पूछ लेता है। कार्तिक नाच, सकेला नाच, वैशाख पूर्णिमा के मौके पर। यह मिथिला क्षेत्र का नाच है। समा चकेवा ये जो तराई रीजन है, मिथिला क्षेत्र का नाच है नेपाल का। धीमे नाच, ये नेपाल की एक नेवारी समुदाय है, तो वहां पर डांस होता है जिसको धीमे नाच कहा जाता है। तो धीमे नाच ये भी नेपाल का। तो नेपाल में धीमे धीमे भूकंप आता रहता है, ऐसे याद कर लेना। समा चकेवा, सकेला चकेवा, वहां से याद कर लेना कार्तिक डांस। तो एक एक शब्द लिखो, डांसेस आपने ऊपर लिख लिए, तब केवल आप इनका पहला नाम लिखिए। जैसे कार्तिक, जैसे सकेला, जैसे समा चकेवा, जैसे समा चकेवा, धीमे डांस, इस प्रकार से ऐसे आपको याद करने में बड़ा इजी रहेगा। तो कार्तिक डांस, सकेवा डांस, सकेला, समा चकेवा और भैया आपका धीमे नृत्य। फिर आ जाता है घाटू नाच। ये यहाँ की गुरुंग समुदाय होता है। घाटू नाच नेपाल का गुरुंग समुदाय। तो घाटू तो ऐसे समझ लेना, काठमांडू घाटू, काठमांडू घाटू, वहां से याद कर लेना। यह जाता है थारू जनजाति का लाठी नाच। थारू अपने उत्तर प्रदेश में भी मिलती है। थारू जनजाति का लाठी नाच ये एक प्रकार का स्टिक डांस है। कैसा डांस है? स्टिक नृत्य। जैसा भारत में डांडिया होता है ना, वैसे डांस है थारू जनजाति का लाठी। उसके बाद में आ जाता है क्षेत्रीय और ब्राह्मण जो नेपाल के हैं, वे डांस करते हैं जिसका नाम है बालन, बालन। फिर आ जाता है देवड़ा नाच, झायूरे नाच, लाखे नृत्य, चंडी नृत्य, सोराथी नृत्य जिसको बोल देते हैं। तो ये भी नेपाल के कुछ डांस है। घाटू, लाठी, बालन, देवड़ा, झाउरे, लाखे, चंडी, सोठी। क्योंकि नेपाल में अधिकतर हिंदू जनसंख्या है, तो जो जितने भी इस तरह के त्योहार होते हैं उन सबसे संबंधित कोई ना कोई नृत्य हो जाता है। तो कार्तिक, समा चकेवा, सकेला, धीमे डांस ये हो गए। उसके बाद में आपका घाटू नृत्य आ जाएगा, चंडी नृत्य, लाठी नृत्य। जो लाठी नृत्य ये थारू जनजाति का, इसमें एक प्रकार से जिस प्रकार से डांडिया होता है तो वैसे ही इसमें भी नृत्य किया जाता है। उसके बाद में बालन, देवड़ा, झाउरे, लाखे, चंडी, सोठी। चंडी, सोठी, लाखे, झाउरे, देवड़ा, बालन, लाठी। तो जब आपको ये एक बार याद किया करें तो इनको ऐसे भी लिखा करो जैसे याद हो जाए। घाटू, लाखे, बालन, झाउरे, झाउरे, लाठी, लाठी, चंडी, सोरठी, ये सारे के सारे जब इनको 4-5 बार लिखोगे, एक बार में याद किया 2-3 बार में और 2-3 बार फिर से ऐसे लिख के देखा, तभी आपको याद होंगे। कार्तिक, समा चकेवा, सकेला, धीमे नृत्य, लाठी, झाउरे, बालन, लाखे डांस। इसके अलावा आपका जाता है सोठी नृत्य, लाठी नृत्य, सोठी, चंडी, कार्तिक, ये सारे के सारे। तो घाटू, लाठी, बालन, देवड़ा, झाउरे, लाखे, चंडी और सोठी नृत्य। फिर आ जाते हैं मोनिया, महाकाली, वज्र योगिनी और साथ ही एक आ जाता आपका ये जिसको टिप्पा डांस, टप्पा भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? टप्पा, टप्पा डांस। तो याद रखिएगा एक नृत्य इसमें हो जाता है, ये होरिया नृत्य करना, इसको HORIYA, होरिया नृत्य। ठीक है भैया। ये एक और डांस हो जाता है जिसको होरिया डांस कह देते हैं, मोनिया नहीं होरिया। तो होरिया, महाकाली, इसमें टाइप में दिक्कत हो गई है, वज्र योगिनी और टप्पा नृत्य। तो ये 16 और भी कई सारे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कहोगे भैया ये सब आप लाते कहां से हो? तो ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है नेपाल की संस्कृति विभाग की, सार्क की, वहां से तो यहीं से वो क्वेश्चन बनाता है पूछने वाला। तो फिर से आप लिखोगे तब कहोगे सर होरिया, महाकाली, महाकाली में ही वज्र योगिनी लिख लीजिएगा। महाकाली, वज्र योगिनी देवी देवताओं से संबंधित। इसी में सती, टप्पा, चंडी, सोठी, चंडी, सोठी, लाखे, झाउरे, लाखे, झाउरे, लाठी, कार्तिक, समा चकेवा, समा चकेवा, सकेला, धीमे, सकेला नृत्य, धीमे डांस, घाटू नृत्य। घाटू हो गया, कितने हो गए? होरिया, महाकाली, वज्र योगिनी, टप्पा, चंडी, सोठी, लाखे, झाउरे, लाठी, कार्तिक नृत्य, समा चकेवा, सकेला डांस, धीमे, घाटू। इस प्रकार से आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो और इसमें रह गए आपके बालन और देवड़ा, बालन और देवड़ा, बालन और देवड़ा। ऐसे याद करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये कहां के सारे के सारे? ये नेपाल के
आपके डांसेस है। होरिया, महाकाली, वज्र योगिनी, ये सारे के सारे, इनमें से देवड़ा, झाउरे, होरिया, समा चकेवा, सकेला, बालन, ये सारे के सारे कहां के डांसेस हो जाते हैं? तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे नेपाल के कुछ पारंपरिक कह लो, या नेपाल के आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सारे के सारे नेपाल के कुछ फेमस ट्रेडिशनल या परंपरागत डांसेस है। नेपाल के कुछ फेमस ट्रेडिशनल या एक प्रकार से आप कह सकते हो ये यहाँ के डांसेस है। इसमें से जो लाखे है ये यहाँ का सांस्कृतिक है, इसमें से जो लाखे है वो नेपाल का सांस्कृतिक कह लो, या साथ ही आप यहाँ का क्लासिकल कह लो, कॉस्ट्यूम आदि से संबंधित ये क्लासिकल लाखे। चलिए आगे आ जाता है आपका फेस्टिवल्स, नेपाल के कुछ त्योहार। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेपाल में एक त्योहार होता है जिसको नेपाली भाषा में दशेन कहते हैं। क्या कहते हैं? दशेन। नेपाल का सबसे प्रमुख त्योहार है, ये वही त्योहार है जिसे हम लोग अपने भारत में विजयादशमी या दशहरा के तौर पर मनाते हैं। भाई आपको याद होगा रामलीलाओं का मंचन होता है भारत के अलग अलग हिस्सों में, और दशहरा के दिन में रावण का पुतला जलाया जाता है। याद आया? वही वाला जो त्योहार है जिसे हम लोग अपने यहां पर विजयादशमी कहते हैं, उसी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दशेन के नाम से जाना जाता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विजयादशमी। इसको नेपाल में क्या कहते हैं? दशेन कहते हैं। यह अश्विन माह, जो हिंदू कैलेंडर का अश्विन माह होता है उसमें आता है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में 15 दिन का त्योहार है, ये नेपाल में 15 दिन का त्योहार है, इसको दशेन कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा और क्वेश्चन पूछेंगे कि नेपाल में दशहरा को क्या कहा जाता है? नेपाल में दशहरा को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में दशहरा को दशेन कहा जाता है। नेपाल में दशहरा को दशेन कौन से महीने में आता है? जैसे सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, तो इसको अश्विन माह भी कह देते हैं। गांव देहात में इसको क्वार का महीना भी कह देते हैं। किसका महीना? क्वार, कार्तिक। इससे अगले महीने कार्तिक महीने में दीपावली आती है। तो दशेन, विजयादशमी को कहते हैं नेपाल में दशेन त्योहार। और याद रखिएगा भैया, अश्विन माह शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, इसको दशेन भी कह देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। 15 दिन का त्योहार है दशहरा। फिर आ जाता है तिहार, ठीक है, जिसे हम लोग दीपावली के तौर पर मनाते हैं। हम लोग अपने यहां पर क्या कहते हैं? दीपावली, दिवाली। वहीं यहां पर उसे तिहार, तिहार मत लिख देना, तिहार जेल वाली की बात नहीं हो रही, तिहार त्योहार की बात हो रही है। इसको यम पंचक भी कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं। और इसका एक त्योहार का नाम हो जाता है स्वांति। इसको क्या कह देते हैं? एक इसका नाम हो जाता है स्वांति त्योहार। अब होता क्या है कि नेपाल में नेपाल के जो स्वदेशी लोग हैं उनको नेवारी समुदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेवारी समुदाय। तो नेवारी समुदाय का है क्या कि इसी समय पर जब दीपावली होती है तो नेपाल का जो कैलेंडर है उसका पहला महीना होता है, नेपाल की नववर्ष शुरू होती है। तो नेवारी समुदाय अपने नववर्ष के तौर पर भी मनाता है। और जो बाकी पूरे नेपाल में जो हिंदू समुदाय है वो दीपावली को यम पंचक 5 दिन का त्योहार होता है। कितने दिन का? 5 डेज का त्योहार होता है, 5 दिन का। तो यहां पर नेवारी लोग इसको स्वांति कहते हैं। नेवारी लोग क्या कहते हैं? स्वांति। दीपावली, यम पंचक भी कह देते हैं। और तिहार, इसमें जो 5 दिन होते हैं, एक पहला दिन कौवे का होता है, काग तिहार। दूसरा दिन कुत्ते का होता है, कुकुर तिहार। इस दिन कुत्ते को बहुत ही, जो ये गली के कुत्ते होते हैं पूरे साल जिनकी कोई बेचारों की रेस्पेक्ट नहीं होती, आदर सम्मान नहीं होता, तिहार में जो सेकंड डे होता है इनके लिए विशेष पकवान भोजन बनाए जाते हैं, खीर पूरी इनको खिलाई जाती है। तो कहने का अर्थ, देखो क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कुकुर तिहार किस देश में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी सर्च कर लो, ना जाए पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम नॉर्मल नेपाल की राजधानी और मुद्रा पढ़ोगे तो तुम इसका उत्तर नहीं देकर आओगे, और उत्तर नहीं देकर आओगे तो तुम आने के बाद में बहुत पछताओगे। तो काग तिहार ये कौवे को समर्पित है, दूसरा हो जाता है कुत्ते को समर्पित, तीसरा गाय को समर्पित, चौथा दिन जो महापूजा, ये नेपाली नववर्ष भी होता है। नेपाली नववर्ष, वैसे तो इसको गोवर्धन पूजा के तौर पर मनाते हैं, लेकिन जो नेवारी समुदाय नेपाल का, वो इसे महापूजा के तौर पर भी मनाता है। ये नेपाल का न्यू ईयर है। ये क्या है? नेपालीज न्यू ईयर इसको कह देते हैं, इसको नेपाल का नववर्ष। तो याद रखिएगा, काग तिहार, कुकुर तिहार, गाय तिहार, चौथे दिन गोवर्धन पूजा। भाई अगर आप देखोगे सबसे पहले दीपावली पे 5 दिन का त्योहार होता है। भाई सबसे पहला दिन क्या जाता है? जिसको धनतेरस कहते हैं, फिर छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली 3 दिन हो गए, फिर गोवर्धन पूजा और लास्ट में भाई दूज। ऐसे ही पहला दिन कौवे को, दूसरा दिन भैया कुत्ते को, तीसरा दिन गाय, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और 5वां दिन भाई दूज, जिसको भाई टीका भी कहा जाता है। जो चौथा दिन होता है दीपावली तिहार त्योहार का, उसी को नेपाली नववर्ष के तौर पर, महापूजा के तौर पर मनाते हैं। फिर आ जाता है छठ पूजा। आप सभी जानते हैं छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित है। किनको समर्पित है? सन गॉड को समर्पित है। बिस्का यात्रा, ये जो यात्रा है इनको याद रखिएगा, बिस्का यात्रा यहाँ का एक महत्वपूर्ण। वज्र योगिनी यात्रा, ये यहाँ का महत्वपूर्ण। सीती यात्रा, इसको सीती यात्रा कह सकते हैं, ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण। घंटा कर्ण त्योहार है यहाँ का। पंचदान यहाँ का एक त्योहार हो जाता है। जननी पूर्णिमा यहाँ का एक त्योहार हो जाता है। और नाग पंचमी आदि, बाकी जितने भी जैसे बसंत पंचमी, नाग पंचमी या कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू त्योहार होते हैं वो तो मनाए जाते हैं। तो मेन हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है 15 दिन का, वो हो गया दशेन त्योहार। फिर जिसको हम लोग दीपावली कहते हैं तिहार, सबसे पहले कौवा, कुत्ता, गाय, गोवर्धन पूजा या महापूजा और लास्ट में भाई टीका। उसके बाद में बिस्का यात्रा हो गया भैया, सीती यात्रा हो गया, वज्र योगिनी यात्रा हो गया, वज्र योगिनी यात्रा, घंटा कर्ण, छठ पूजा, पंचदान, जननी पूर्णिमा, नाग पंचमी। जननी पूर्णिमा, तो बिस्का यात्रा याद रखिएगा, ये नेपाल का ही एक त्योहार होता है। छठ पूजा, सीती यात्रा, बिस्का यात्रा, वज्र योगिनी यात्रा, घंटा कर्ण, छठ पूजा, नाग पंचमी, जननी पूर्णिमा, पंचदान, ये सारे के सारे कहां के त्योहार है? नेपाल के। इसके अलावा लोसार, ये बुद्धिस्ट नववर्ष है। ये भारत में भी लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख तक जो तिब्बती बुद्ध है उनके द्वारा मनाया जाता है। गाय यात्रा, जिसको सापारू त्योहार भी कह देते हैं। गाय यात्रा, गाय तिहार अलग है, गाय पूजा जिसमें होती है, ये गाय यात्रा है। बाघ यात्रा,
बाघ जात्रा। एक यहां का सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार जो है जिसके विषय में 100% पूछता है, 5 स्टार लगा लेना, इंद्र जात्रा, जिसको येन्ना पुन्ही कहते हैं। ये यहां पर एक ओपन थिएटर है, मतलब एक बड़े लेवल का मेला इत्यादि लगता है, इसको इंद्र जात्रा कहते हैं। इसके बाद में मोहानी त्योहार, इसको मोहानी भी कह सकते हो, इसको मोहनी भी कह सकते हो। सतयुग त्योहार, इसमें 7 बीज बोए जाते हैं। और माघ संक्रांति त्योहार, जो मकर संक्रांति होती है, उसे यहां पर नेपाल में माघ संक्रांति के तौर पर मनाते हैं। उसे नेपाल में किस तौर पर मनाते हैं? तो इसे माघ संक्रांति के तौर पर। सतयुग त्योहार, मोहानी त्योहार, इंद्र जात्रा, बाघ जात्रा, गाय जात्रा, लोसार। तो जात्रा के नाम पर अगर आप देखोगे कौन कौन से त्योहार है, तो एक तो इंद्र जात्रा हो गया, एक भैया गाय जात्रा हो गया, एक बाघ जात्रा हो गया, वज्र योगिनी जात्रा हो गया, वज्र योगिनी जात्रा। पिछले उसमें स्लाइड में हमने सीती और बिस्का जात्रा भी पढ़े थे। सीती जात्रा, बिस्का जात्रा, ये सारे के सारे नेपाल के त्योहार है। ये सारे के सारे सतव्यू, बिस्का जात्रा, इंद्र जात्रा, गाय जात्रा, लोसार, येन्या पुन्ही, मतलब इसका वही की भाषा में नाम हो जाता है। और मोहानी, सतव्यू, माघ संक्रांति, मोहानी, सतव्यू और माघ संक्रांति। इसके अलावा घोषले जात्रा, आहार चारे कुछ करके, पाहन चारे कुछ करके इसका त्योहार का नाम होता है। एक त्योहार और भैया इनका जिसका नाम हो जाता है आपका पाहन चारे करके कुछ इसका त्योहार का नाम हो जाता है। इस त्योहार का नाम क्या हो जाता है? पाहन चरहे, PAHAN करके, पाहन चरहे। तो ये साथी पाहन करके चरहे करके त्योहार हो जाता है, या पाहन चारे। इसमें जन बाहाध्या जात्रा करके त्योहार हो जाता है, ये भी इसी का नाम है, जन बाहाध्या जात्रा। एक साथी छेछू करके त्योहार हो जाता है, छेछू करके त्योहार हो जाता है। योमारी पुशी, और इसमें साथी एक हो जाता है आपका साकोला। योमारी, इसको पुन्ही कर देना, इसको क्या कर देना? पुन्ही। ये थोड़ा सा टाइपिंग में, तो योमारी पुन्ही करके हो जाता है। और साथ ही एक इसमें जो त्योहार है या जाता है सकेला, एक त्योहार क्या जाता है? सकेला। एक त्योहार यहां पर सकेला, छोटे छोटे त्योहार है, हालांकि है तो बहुत सारे, लेकिन फिर भी मैं इसमें बहुत ज्यादा मतलब सोच समझ के लिखवा रहा हूं कि जो लगता है कि भाई ये होना चाहिए। तो घोषले जात्रा, पाहनचारे, जन बाहाध्या यात्रा, छेछू, योमारी पुन्ही और साकेला। योमारी पुन्ही और साकेला। एक साथ ही चासोक तंगनम और होता है, चासोक तंगनम, सकेला, चासोक तंगनम, चासोक तंगनम करके त्योहार, चासोक तंगनम करके त्योहार। सकेला, ये तो मैं लिख लिया, सकेला और चासोक तंगनम, ये कुछ करके इसके त्योहार हो जाते हैं। इनको लिख लीजिए, सकेला, चासोक तंगनम, सकेला, चासोक तंगनम। सकेला नाम से आपको याद होना चाहिए कि एक साथी डांस भी हुआ करता था, तो चासोर या चासोक, इसको तंगनम कह सकते हैं, चासोक तंगनम, सकेला। इसके अलावा आपका योमारी पुन्ही, छेछू, जन भायादय यात्रा, पाहनचारे, घोषले यात्रा। क्योंकि नेपाली भाषा के त्योहार है, इसलिए हम लोग केवल उसको इंग्लिश और अपनी हिंदी में, तो हिंदी में अजीब शब्द बनेगा, इंग्लिश में भी, क्योंकि जो उनकी खुद की भाषा होती है उसको इंग्लिश में लिखने में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना, उच्चारण में तो फर्क पड़ेगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि भाई क्या नाम है, ये उनकी भाषा के नाम है, उनकी भाषा के। तो एक हो गया चासोक तंगनम, एक हो गया सकेला। इसके बाद में योमारी पुन्ही, छेछू, जन भायादय यात्रा, पाहनचारे, घोषले यात्रा, बिस्का, सीती, वज्रयोगिनी, इंद्र यात्रा, सतबी, मोहानी, माघ संक्रांति, बाघ यात्रा, लोसार, इंद्र यात्रा बहुत फेमस फेस्टिवल है, नाग पंचमी, जन्नी पूर्णिमा, पंचदान, घंटाकर्ण, सीटी यात्रा, वज्र योगिनी यात्रा, बिस्का यात्रा और छठ पूजा। लोसार, गाय यात्रा, बाघ यात्रा, इंद्र यात्रा, मोहनी, सतव्यू, माघ संक्रांति। इसके अलावा जाता है घोषले यात्रा, पाहनचारे, जन भायादाई यात्रा, छेछू, योमारी पुन्ही और साकेला और चासोक तंगनम। ये यहाँ के कुछ क्या हो जाते हैं? फेस्टिवल्स हो जाते हैं। याद रखिएगा, नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है उसे घाघरा नदी, घाघरा याद आया, ये गंगा जी की सहायक नदी है, जिसको सरयू नदी भी कह देते हैं। घाघरा गंगा जी की सबसे बड़ी नदी है, जो घाघरा है वो सबसे ज्यादा पानी लेकर आती है। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली कहते हैं, नेपाल में इसका नाम क्या हो जाता है? कर्णाली रिवर। ये नेपाल की सबसे लंबी, ये क्वेश्चन 110% पूछेगा, पड़ोसी देशों में सबसे लंबी नदी। तो यहाँ की एक लंबी नदी होती है जिसका नाम है घाघरा। घाघरा को नेपाल में कर्णाली भी कहते हैं, और घाघरा को ही अयोध्या के आसपास सरयू कहा जाता है। ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ये मानसरोवर झील के पास से आती है, मानसरोवर झील के पास से निकलकर नेपाल से होती हुई भारत आती है और बिहार में गंगा जी से मिल जाती है। ये गंगा नदी की सर्वाधिक, गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नहीं है, सबसे लंबी तो यमुना हो जाती है, सबसे बड़ी का मतलब है लार्जेस्ट, या ये समझ सकते हैं जो सबसे ज्यादा पानी लेकर आती है। लेकिन सबसे गहरी नदी की बात हो, नारायणी, गंडक नदी होती है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। नेपाल में गंडक को नारायणी कहा जाता है। एक यहां पर पानी लेकर आने वाली नदी है जिसको कोसी या सप्त कोसी कहा जाता है। इसी कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ये जो कोसी नदी है इसी को बिहार का शोक भी कह देते हैं। बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, रास्ता बदलने के लिए कुख्यात नदी है। ये नदी सर्वाधिक पानी लाने वाली नदी है। नेपाल में सबसे ज्यादा पानी ये कोसी नदी लाती है। सर्वाधिक जो पानी नेपाल में लेकर आती है कोई नदी, वो कोसी नदी है। तो सबसे लंबी होगी भैया कर्णाली, जिसको घाघरा नदी भी कहते हैं। सबसे गहरी हो जाती है नारायणी, जिसको गंडक नदी भी कहते हैं भारत में। कोसी सर्वाधिक पानी, ठीक है। उसके आगे आ जाता है नेपाल की कुछ झीलें, जैसे रारा, ये नेपाल की सबसे प्रसिद्ध क्वीन ऑफ लेक्स भी कहते हैं इसको, रारा झील। एक हो जाती है भैया आपकी फेवा, तिलिचो, बैगनास, और साथ ही आपकी हो जाती है तिलिचो झील। ये भी कहां की है? तो याद रखिएगा इसको गोक्यो,
इसको गोक्यो कर लेना, गोक्यो झील, ये क्या हो जाएगी, गोक्यो लेक। तो रारा फेवा आपसे पूछेगा रारा झील कहां पर है, पूछेगा फेवा झील कहां पर है, तिलिचो झील कहां पर है, बेगनास झील कहां पर है, तो बता देंगे ये सारी की सारी झीलें नेपाल में है। रारा झील, फेवा झील, ये सारी की सारी झीलें कहां पर आ जाती हैं, ये नेपाल में आ जाती हैं। ठीक है, रारा, फेवा, तिलिचो, बेगनास और गोक्यो। तो क्या क्या आ जाती है, रारा, फेवा, तिलिचो, बेगनास और गोक्यो। तो रारा झील आ जाती है, फेवा आ जाती है, तिलिचो आ जाती है, बेगनास आ जाती है और गोक्यो। तो रारा इनकी सबसे बड़ी है, इसी को क्वीन ऑफ लेक्स भी कह देते हैं नेपाल में। तो नेपाल रारा, राय एक समुदाय पाया जाता है, राय कम्युनिटी वही साथ कर लेना। फेवा, नेपाल जाओगे घूमने फेव की तरह चिपक जाओगे, वापस नहीं आओगे। तिलिचो, बेगनास और गोक्यो। उसके बाद में आ जाता है नेपाल की घाटियां। नेपाल में फेमस घाटी है जैसे बरुन वैली, तो आपसे पूछ लेगा कि भाई बरुन वैली कहां पर, पूछता है। पड़ोसी जो फेमस घाटियां होती है जैसे पारो घाटी, ये भूटान में मिलेगी। पारो घाटी कहां पर मिलेगी, भूटान में। इसी प्रकार याद रखेगा जो बरुन वैली होती है ये नेपाल में। चितवन एक नेशनल पार्क भी है और चितवन एक वैली भी है। डांग घाटी, डांग देखुरी, ये इनर या तराई क्षेत्र में आ जाती है। किसमें आ जाती है, तराई क्षेत्र में। इनको इनर वैली भी कहा जाता है, डांग और देखुरी। कमला या कमल भी कह सकते हो, कमला भी कह सकते हो, यहां इस नाम से भी घाटी है। काठमांडू घाटी, लंगटांग घाटी, काठमांडू घाटी, लंगटांग घाटी। इसके अलावा आप क्या जाती है, नामचे घाटी, क्या जाती है भैया, नामचे, ये घाटी आ जाती है नामचे। पोखरा, पून, पोखरा, पून, ये सारी की सारी घाटी कहां पर है, ये नेपाल में। बरुन, चितवन, डांग, देखुरी, कमला घाटी, काठमांडू, लंगटांग, नामचे घाटी, पोखरा। पोखरा एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, ये टूरिस्ट प्लेस भी है। देखिए नेपाल, क्योंकि नेपाल में भी हिमालय पर्वत पाए जाते हैं, तो नेपाल में याद रखेगा जो मध्य हिमालय होते हैं जिनको हिमाचल कहते हैं, मध्य हिमालय, जो मिडिल हिमालय है जिनको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। एक तो महान हिमालय हो गए, ग्रेटर हिमालय। हिमालय तीन भाग में है ना, एक हो गए ग्रेटर हिमालय, एक हो गए मिडिल हिमालय, एक हो गए शिवालिक। तो जो मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं या जिसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, इसी की श्रृंखला है महाभारत रेंज। इसी की श्रृंखला होती है महाभारत रेंज। आपसे पूछेगा भाई कि महाभारत रेंज आपको किस देश में प्राप्त होती है, महाभारत रेंज ये नेपाल में है। तो हिमालय का जो महाभारत रेंज वाला पार्ट है ये कहां पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। तो बरुन, चितवन, डांग, देवखुरी, बरुन, चितवन, डांग, देवखुरी, पोखरा घाटी, नामचे घाटी, लंगटांग, कमला, पून वैली। पून भी यहाँ की बहुत ही फेमस वैली है। पून, पोखरा, नामचे, लंगटांग, काठमांडू, कमला, देवखुरी, डांग, चितवन और बरुन। इसके अलावा रिपुक और सती सुम घाटी, TSUM, रिपुक और सुम घाटी, रिपुक और सुम घाटी, ये सारी की सारी कहां पर हो जाती हैं, ये नेपाल में। तो नेपाल की आपसे पूछेगा, लिख लीजिएगा, बरुण घाटी होती है भैया, चितवन है, लंगटांग करके घाटी हो जाती है, पून घाटी तो होती है यहां पर, रिपुक घाटी भी एक बहुत फेमस है, सुम घाटी एक हो जाती है, चितवन हो गई। इसके अलावा डांग घाटी हो गई, देवखुरी घाटी हो गई, देवखुरी घाटी हो गई, बरुण, चितवन, लंगटांग, पून, रिपुक, सुम घाटी, डांग घाटी, देवखुरी घाटी, डांग, देवखुरी, चितवन, बरुण, नामचे, पोखरा, नामचे, पोखरा, काठमांडू, एक भैया नामचे घाटी हो जाती है, एक पोखरा घाटी हो जाती है, एक काठमांडू घाटी हो जाती है। ये सारी की सारी नेपाल की फेमस घाटियां हैं, ये सारी की सारी नेपाल की फेमस घाटियां हो जाती हैं। जितना लिखोगे उतना याद होगा। आगे आ जाते हैं पर्यटन स्थल। तो हमने जो इसके कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ी थी, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, वो तो इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा लुम्बिनी, लुम्बिनी का याद है ना आपको, लुम्बिनी क्या था, तब कहोगे सर लुम्बिनी यही भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान, भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान, भाई यही तो बर्थ प्लेस ऑफ भगवान गौतम बुद्ध था, यही तो स्थान था भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान, लुम्बिनी। रूपंदेही डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नेपाल में पड़ता है, 640 ईसा पूर्व। यहीं पर दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, एक तो माया देवी मंदिर और एक अशोक स्तंभ, जिसकी खोज ये करके शमशेर जंग बहादुर करके एक व्यक्ति था, यहां का फौजी, शमशेर जंग बहादुर, शमशेर जंग बहादुर, और एक फुहरर कुछ करके एक नाम था जो जर्मनी का रहने वाला था। इन दोनों ने मिलकर 1898 में इसको साथी खोजा था। इन्होंने खोज की थी अशोक स्तंभ बताता है कि भाई यही वो स्थान है जिसको 3वीं शताब्दी में जब अशोक महान राजा बने तो वो नेपाल में महात्मा गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान, इस स्थान पर विजिट करने गए, और इसके लिए उन्होंने वहां पर क्या बना दिया, इसके लिए इन्होंने एक पिलर बना दिया, इसके लिए इन्होंने क्या बना दिया, पिलर बना दिया। इसी पिलर से पता चलता है कि वो लुम्बिनी दर्शन के लिए गए थे, लुम्बिनी भ्रमण उन्होंने किया था। इसी को लेकर यहीं पर एक जो इंस्क्रिप्शन है जो ये बताती है कि अशोक यहां पर आए थे, तो उसके लिए एक स्तंभ लेख है, लिख देते ना पत्थर पर उत्कीर्ण कर देते ब्राह्मी लिपि में। तो इसकी जो ये नेपाल आर्मी के चीफ थे जनरल खड़गा शमशेर जंग बहादुर राणा, और एक अलोइस एंटन फुहरर करके था, अलोइस एंटन 1896 में, 1896 में अलोइस एंटन करके, अलोइस एंटन फ्यूरर करके ये इसका नाम था, जर्मनी के व्यक्ति के साथ मिलकर खड़गा
खड़गा शमशेर जंग बहादुर राणा और एलोइस एंटन करके एक व्यक्ति थे। इन दोनों ने याद रखना इसको खोजबीन की थी। जो अशोका पिलर की यहां पर एक इंस्क्रिप्शन था, या यहां पर आप ये कह सकते हैं एक उत्कीर्ण किया हुआ था स्तंभ लेख था। तो टूरिस्ट प्लेसेस में अगर आप देखोगे तो टूरिस्ट प्लेसेस में सबसे पहले लुम्बिनी, भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान, यहां पर दो है, एक मायादेवी टेंपल और एक अशोकन पिलर, जिसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन था एक प्रकार से कह सकते हो पिलर इंस्क्रिप्शन लिख देते हैं उत्कीर्ण करके ब्राह्मी लिपि में, तो उसे हम लोग पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, स्तंभ लेख बोलते हैं। उसकी खोज खड़गा शमशेर जंग बहादुर राणा, ये नेपाल के आर्मी चीफ थे, और अलोइस एंटन फ्यूरर के द्वारा खोज की गई थी। फिर आजा तीसरा जनकपुर स्थान। तो ये जनकपुर वो स्थान है जहां पर माता जानकी अर्थात माता सीता का जन्म हुआ था, राजा जनक के यहां पर। तो वहीं से याद रखेगा, राजा जनक से जनकपुर और माता जानकी मंदिर। यहीं पर साथ कपन मठ हो जाता है। यहीं पर क्या जाता है, नेपाल के काठमांडू में एक कपन मठ है, मठ के बारे में पूछ लेता है, कपन मोनेस्ट्री। एक साथ ही तेंगबे मोनेस्ट्री हो जाती है। मस्टांग भी एक घूमने वाली जगह है, और भी ऐसी जैसे पोखरा हो गई, क्योंकि पोखरा में जो लेक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंग बोचे मठ, कपन मठ, मस्टांग, जानकी मंदिर, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें। तो तीसरा जानकी मंदिर, चौथा हो जाता है कपन मठ, टेंग बोचे मठ, मस्टांग, ये सारी की सारी। नेपाल हालांकि पूरा ही बहुत घूमने के लिए अच्छा है। कुछ जगह जैसे जितने भी मैंने वैलीज बताई हैं, नेशनल पार्क बताएं, ये सब आप आराम से अपना दिमाग लगा सकते हो कि ये चीज तो नेपाल में। तो जनकपुरी, जानकी मंदिर, कपन मठ, टेंग बोचे मठ, मस्टांग आ जाता है एक जगह, अशोक स्तंभ और साथ ही मायादेवी टेंपल, ये कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे ये भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है, ये लुम्बिनी में स्थित है। कहां पर भैया? लुम्बिनी में स्थित है। ये भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है, लुम्बिनी में। चलिए अब यहीं पर अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई नेपाल के कुछ डांस बताइए। नेपाल के, मैंने तो आपको 16-17 लिखा है, आप नेपाल के 10 डांस बताइए। घाटी पूछ लूं कि नेपाल की 5 घाटी बताइए, नेपाल की 5 घाटियों के नाम। यहां के टूरिस्ट प्लेस बता दीजिए, कोई भी यहां की टूरिस्ट प्लेस बता दीजिए। आपसे पूछेगा बौद्धनाथ, बौद्धनाथ ये कहां पर है? स्वयंभूनाथ स्तूप कहां पर है? स्वयंभूनाथ स्तूप कहां पर है? बौद्धनाथ स्तूप, स्वयंभूनाथ। फिर टूरिस्ट 10 आप टूरिस्ट भी बताइए। टूरिस्ट 10 यहां के फेस्टिवल, 10 यहां के फेस्टिवल, नेपाल के 10 फेस्टिवल, नेपाल के 10 फेस्टिवल, नेपाल के 10 फेस्टिवल और बताइए। ये अपनी कॉपी में आपको नोट करके चलना है, याद करते में। तो डांस आप कहोगे सर एक तो कार्तिक नृत्य हो गया, एक साथ ही लाखे जो यहाँ का संस्कृति भी है, लाठी भी हो गया, सकेला भी हो गया, सकेला डांस, धीमे डांस भी हो गया, धीमे नृत्य भी हो गया, धीमे नृत्य भी यहाँ का एक हो जाता है। 10 बतानी है, कार्तिक, लाखे, लाठी, सकेला, धीमे, झाउरे नृत्य भी एक आ जाता है, एक यहाँ का झाउरे नृत्य आ जाता है। धीमे डांस हो गया, सकेले, लाठी, लाखे, वज्र योगिनी, वज्र योगिनी एक यहाँ का डांस हो जाता है, वज्र योगिनी। जैसे जैसे याद आते रहे उतना उतना लिखते रहिए, मतलब उतना उसका लेने की जरूरत नहीं, उसको टेंशन। तो कार्तिक, लाखे, लाठी, सकेला, धीमे नृत्य, और सोचिए इसी प्रकार का कोई हमने डांस आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस में भाई लुम्बिनी हो जाता है, लुम्बिनी में एक माया देवी टेंपल है, एक अशोकन पिलर है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जनकपुर की जानकी मंदिर आ जाता है, जनकपुर का। यहाँ का पोखरा इलाका जो है वो भी फेमस है। मस्टांग इलाका जो है ये भी नेपाल का फेमस है, मस्टांग इलाका जो है। इसके अलावा नेपाल के जितने भी विश्व विरासत स्थल है, जैसे बुद्धनाथ, स्वयंभूनाथ, ये दोनों काठमांडू में है। बुद्धनाथ, स्वयंभूनाथ। फेस्टिवल में सबसे इंपॉर्टेंट दशैन 15 दिन का त्योहार, इसको दीपावली कहते हैं। पहला दिन कौवे का, दूसरा दिन कुत्ते का, तीसरा दिन गाय, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और 5वां दिन भाई टीका। दशैन त्योहार, इंद्र जात्रा त्योहार, बिस्का जात्रा, सीती जात्रा, वज्र योगिनी जात्रा, जन बहा दया करके जो एक नृत्य मतलब एक फेस्टिवल था वो आ जाता है इसमें। एक फेस्टिवल सकेला आ जाता है, एक फेस्टिवल सकेला त्योहार आ जाता है। एक यहाँ का इंद्र जात्रा हुई गया, इंद्र जात्रा, इंद्र जात्रा। इसी प्रकार आप देखोगे घाटियों की बात करें तो घाटियों में आ जाता है आपका पोखरा, काठमांडू, पोखरा, काठमांडू, स्तुम वैली आ जाती है, ऊन घाटी आ जाती है, रिपुक घाटी आ जाती है, रिपुक घाटी। लेक्स की बात करोगे, लेक्स की तो लेक्स में आ जाती है आपकी रारा फेवा, रारा फेवा, ये यहाँ की क्या हो जाती है? फेमस लेक हो जाती है, रारा फेवा ये यहाँ की। तो पहली बार में चलो मान लो याद करके इतना भी पहुंचे तो भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ तो याद हुआ, कुछ ना ही होने से कुछ तो याद हुआ। झाउरे याद हो गया, घाटू नृत्य हो जाता है, एक घाटू नृत्य हो जाता है, बालन डांस हो जाता है, देवड़ा नृत्य हो जाता है, देवड़ा डांस हुई नहीं हुई याद? पोखरा, सुम घाटी, पून घाटी, रिपुक घाटी, डांग हो गया, देवखुरी घाटी हो गई, वरुण, कमला, ये सारी की सारी घाटी हो जाती है। ये सारी की सारी क्या हो जाती है? घाटियां हो जाती है। पाहन चरे करके हो जाता है, छेछू करके एक यहां पर नाग पंचमी, सतव्यू, मोहानी, बाघ जात्रा, गाय जात्रा। मेजर जो फेस्टिवल आपने लिख दिया, गाय जात्रा हो जाता है कि यहाँ का, बाघ जात्रा हो जाता है, मेजर मेजर। ऐसा नहीं कि आपको पहली बार में कुछ भी याद नहीं है, कुछ तो याद है ना, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। यस या नो करके बताओ।
चलिए, तो लगभग लगभग नेपाल आपका खत्म है। कल इसमें 4-5 लाइन फेमस पर्सनालिटी बताकर और हम लोग इसका टेस्ट ले लेंगे। ये अब इसके बाद में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बीसीपीएन, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान 3, उसके बाद में फिर अपना श्रीलंका और मालदीव थोड़ा सा इनके विषय में। फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट, इसको रिवीजन। अब देखो क्या है, जो पेट वाले स्टूडेंट है वो सुन लें कि आपका जो स्ट्रेटेजी के लिए परेशान हो। अब क्यों परेशान हो रहे हो, अभी 45 दिन है। दूसरी बात 7-8 क्लास चली, 9 क्लास, बाकी तो जो बड़े सब्जेक्ट थे सिलेबस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो कंप्लीट हो गई ना। अब इनका रिवीजन चलेगा। अब 3-4 क्लास स्ट्रेटेजी के हो जाएंगे। अब स्ट्रेटेजी के 13 टॉपिक करेंगे। तो मेरी बात समझ रहे हो ना। और स्ट्रेटेजी के अगर मैं आपको शुरुआत में कराता तो कुछ भी याद नहीं रहता। मान लेता हूं कि अगर इसमें मैंने पाकिस्तान या चलो आपको बांग्लादेश से चीन कराया, मैं आपको चीन का कुछ पूछ लूंगा, आपको याद नहीं आएगा।